हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो +2 इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ा था उत्पादन की अवधारणा, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उत्पादन के बारे में कुल उत्पादन, सीमांत, औसत, उसके बारे में पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं हम। उसके आधार पर हमने टेबल, डायग्राम जो भी कुछ हम बनाना था, यानी उसको कंप्लीट रूप से उससे संबंधित जो भी पर्सन बनने वाले थे उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट जो लेसन आता है, नेक्स्ट अध्याय आता है, वो आता है लागत की अवधारणा। देखो, हमने उत्पादन तो किया था, तो लागत क्या होता है? लागत होता है खर्चा। तो उत्पादन ऐसे थोड़ी हो जाता है। एक उत्पादक जब उत्पादन करता है उसको खर्चा तो वहन करना पड़ता है ना, उसकी लागतें तो लगती है। जैसे वो कच्चा माल लाएगा, उसकी वो कीमत चुकाएगा, श्रमिक लेगा, उसकी भी वो मजदूरी देगा, पैसा लगाएगा, उसका भी ब्याज देना पड़ेगा उसको, यानी पूंजी का ब्याज देना पड़ेगा उसको, भूमि का उपयोग करेगा, उसका भी उसको लगान देना पड़ेगा, और भी बहुत से कर्मचारी काम करेंगे तो उनको वेतन देना पड़ेगा। ठीक है, मशीनें लाएगा, उसका भी पैसा चुकाना पड़ेगा। सड़कें हैं, उसके बाद परिवहन चाहिए उसको, यानी कच्चा माल लाने के लिए, पक्का माल बाजार में ले जाने के लिए, बाजार में उसकी दुकान चाहिए ताकि वो शॉप के द्वारा आसानी से अपनी वस्तु बेच सके। यानी कहने का मतलब है उत्पादन करना इतना आसान नहीं है। उत्पादन के लिए खर्चे भी आवश्यक होते हैं। ऐसा नहीं जैसे मैं कह दूं जी मैं उत्पादन कर देता हूँ, इसका मतलब मैं जब तक पैसा खर्च नहीं करूंगा, जब तक मैं कोई लागत नहीं लगाऊंगा, तब तक वो क्या है, मैं उत्पादन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ोगे उत्पादन के अंदर जो उत्पादन करने के अंदर जो लागतें लगती है, वो लागतें होती क्या है? लागतें होती है इनपुट से संबंधित। इनपुट यानी आगत। अब मैं क्या लिखूं? यहाँ पर लिख दूं निर्गत यानी आउटपुट। इसके बारे में बता चुका हूं मैं। और आउटपुट होता है उत्पादन, और इनपुट क्या होता है? उत्पादन के साधन। अरे इन दोनों के अंदर संबंधी तो पढ़ा था हमने, उत्पादन जो फलन पढ़ा था। ठीक है, अब इसी की तो बात कर रहे हैं हम। यानी कहने का मतलब जब वस्तु का उत्पादन करने के लिए, यानी आउटपुट या निर्गत के लिए बहुत से आगत या इनपुट की आवश्यकता पड़ती है, यानी बहुत से उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। सिंपल भाषा में लिख सकते हो, उत्पादन, एक उत्पादक द्वारा उत्पादन करने के लिए बहुत से उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और उन उत्पादन के साधनों को जो चुकाया जाता है या जो उनको दिया जाता है, वही क्या होती है? उत्पादन की लागत होती है। मेरी बात समझ रहे हो? जब हमने उत्पादन फलन में हमने पढ़ा था, उत्पादन और उत्पादन के साधनों में संबंध की बात कही थी। यानी कहने का मतलब उत्पादन करने के लिए एक उत्पादक को बहुत से उत्पादन के साधन लेके आने पड़ते हैं, और साधनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। श्रम है, भूमि है, पूंजी है, उद्यमी है, साहसी, तकनीक है। ठीक है, और जो साधन लाएगा उसके बदले में जो उसको चुकाएगा, जैसे श्रम को मजदूरी देगा, पूंजी को ब्याज है, भूमि का लगान के रूप में चुकाएगा, जो चुकाएगा वही क्या है? उत्पादक की लागत है। तो हम आज इस लागत की अवधारणा के बारे में टोटल कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ आपके सिलेबस में लागतों का प्रकार दिए गए हैं, वो प्रकार भी हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी लागतें होती है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं इसको। इसके बारे में आपको बता देता हूँ भी। एक उत्पादक होता है ना, वो उत्पादन कब तक बढ़ाता है? उत्पादन पर्सन आता है, मैं यहाँ पर्सन लिख देता हूँ। उत्पादन कब तक बढ़ाएगा? यानी उत्पादक क्या करेगा? उत्पादन तो बढ़ाएगा ना, कि उसको उत्पादन क्या करना है? अधिकतम करना है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उत्पादक का जो मेन उद्देश्य होता है वो उत्पादन को अधिकतम करना होता है। ठीक है, तो उत्पादन कब तक बढ़ाएगा? तो ध्यान रखना, जब उसकी सीमांत लागत, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, यानी उसकी सीमांत लागत और उस वस्तु की कीमत दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ये ध्यान रखना, ये आपके काम आएगा कि जब हम सामने की बात करेंगे। यानी कहने का मतलब, मान लो मेरे को एक पेन बनाना है, ठीक है, उसकी कीमत 10 रुपये है। जब वो 8 रुपये में पड़ रहा था, लागत उसकी 8 थी, तब भी मैं उत्पादन कर रहा था, क्यों? 2 रुपये बच रहे थे। लागत बढ़ गई 9 रुपये, तो भी मैं 10 उत्पादन करूंगा, और लागत बढ़ गई 10 रुपये, तो मैं उसका उत्पादन करूंगा। यानी जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, वहां पर आके वो उत्पादन नहीं, उसके बाद वो उत्पादन को नहीं बढ़ाएगा। यानी कहने का मतलब, एक उत्पादक जब बढ़ाए, जैसे मान लेते हैं उसकी सीमांत लागत कम होती है, मैं इसको एक ऐसे ले लेता हूँ, कीमत से
तब तक वो उत्पादन बढ़ाएगा। जब सीमांत लागत कीमत के बराबर हो जाती है तब वो क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ाना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइन ध्यान रखना भी, एक उत्पादक अपने उत्पादन को जब तक बढ़ाता है तब तक उस वस्तु की लागत यानी सीमांत लागत, सीमांत होता है एक इकाई की बात करते हैं, क्योंकि एक इकाई की बात कर रहा हूँ ना, एक पेन की 8 लागत, एक की 9, एक की 10, कीमत 10 रुपये। सीमांत का तो होता है एक अतिरिक्त इकाई, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो जब उस वस्तु की यानी एक इकाई की सीमांत लागत और उस एक इकाई की कीमत दोनों बराबर न हो जाए तब तक एक उत्पादक क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ाएगा। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब उत्पादक क्या करेगा, उस उत्पादन को बंद कर देगा। उसके बाद वो बंद नहीं, सॉरी, वहां तक बढ़ाएगा, उसके बाद बढ़ाएगा नहीं, परिवर्तन नहीं करेगा, बल्कि वहां तक ही उत्पादन करेगा। ठीक है, अब हम कुछ लागतों की बात करें, क्योंकि एक उत्पादक को उत्पादन करने के लिए बहुत से साधनों, आप कह सकते हो आगत, आप कह सकते हो इनपुट की आवश्यकता पड़ती है। जो आगत, जो इनपुट होता है वही क्या होता है, उस उत्पादन की यानी उनको चुकाया जाता है, जो चुकाया, पूरा लिखा करो। ठीक है, चुकाया जाता है उस उत्पादन की लागत कहलाती है। बस बिल्कुल सिंपल सी लाइन, मैंने आपको कुछ बताया था लागत के बारे में, उसके बाद एक सिंपल सी लाइन में उसका मैंने मीनिंग लिख दिया, आपको अर्थ लिख दिया। ये ध्यान रखना, अगर आप ये लागत को स्पष्ट करो तो आप यही कहोगे कि एक उत्पादक जो वस्तु का उत्पादन करता है और उत्पादन करने के लिए उसको बहुत से साधनों की आवश्यकता पड़ती है, यानी इनपुट या आगत की आवश्यकता पड़ती है निर्गत के लिए। ठीक है, और जब आगत और इनपुट जब वो लेके आएगा, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वो लाएगा तो सही ना। श्रमिक की आवश्यकता पड़ी है तो श्रमिक लाएगा, भूमि की आवश्यकता पड़ी है तो भूमि लेगा वो। ठीक है, पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी लेगा, तकनीक की आवश्यकता है तकनीक लेगा, कर्मचारी की आवश्यकता है कर्मचारी को लेगा वो। और जो उनको लेने के बाद जब उसको चुकाया जाता है, उनको जो कीमत दी जाती है, ये कीमत होती है। श्रम की कीमत क्या होती है, मजदूरी। भूमि की कीमत क्या होती है, लगान। यानी जो उसको बदले में चुकाया जाता है वो क्या होती है, उत्पादक की लागत होती है। उत्पादक की क्या होती है, लागत होती है। अब हमारे यहाँ पर आप बात करोगे जो लागतें हैं वो कुछ प्रकार पढ़ोगे, लागतों के प्रकार। ठीक है, तो लागतों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ये आपके सिलेबस में जो कुछ लागतें दी गई है वो कौन कौन सी होती है। लागतों के प्रकार की बात करें हम तो एक तो होती है आपकी सामाजिक लागत, एक होती है आपकी मौद्रिक लागत, एक होती है आपकी अवसर लागत। ठीक है, सामाजिक लागत, मौद्रिक लागत और अवसर लागत। और कुछ लेखे के आधार पर भी होती है। लेखियन जो जिसको लिख सकते हैं, लेखे का मतलब है जिनको हिसाब किताब में लाया जा सकता है, जिनको हिसाब किताब में लिखा जा सकता है, वो होती है लेखे की जो लागतें होती है। तो लेखे की लागतों के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है व्यक्त लागतें, है बिल्कुल सिंपल, आपको देखना। एक होती है अव्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं आपको 5 प्रकार की लागतों के प्रकार बता रहा हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है ये, बहुत ही आपके लिए याद करने लायक, एग्जाम के लायक ये आपका प्रश्न है। तो इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सामाजिक लागत की। देखो क्या होती है सामाजिक लागत। सामाजिक लागत वो होती है जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज को वहन करनी पड़ती है, समाज को वहन करनी पड़ती है। देखो बात सुनो, सबसे पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देख लो। सब जानते हो आप, एक प्रत्यक्ष होता है एक अप्रत्यक्ष होता है। देखो मैं आपको ये बार बार इन शब्दों के बारे में और भी बहुत शब्द आते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब तक हमें शब्दों का नहीं पता होगा ना, तब तक हम उस चीज़ को सिर्फ रट्टा मार सकते हैं, समझ नहीं सकते।
समझने के लिए हमें प्रत्येक शब्द पता होना चाहिए। देखो प्रत्यक्ष वो होती है, जैसे मैं आज श्रमिक लेके आया, ठीक है, तो श्रमिक लेके आया, शाम को उसको मैंने 3-4 शाम को जैसे 300-400 रुपये लेके आया उसको दे दिए, ये तो होगी प्रत्यक्ष लागत। तो मेरे जेब से स्पष्ट रूप से शाम को पैसे जा रहे हैं, यानी वो दिख रहे हैं मेरे को भी 400 रुपये चले गए। एक क्या होता है, मान लेते हैं आपने माना, आप ले लेते हैं, आपने फैक्ट्री लगा रखी है, ठीक है, आप कच्चा माल लाते हो, श्रमिक लाते हो, शाम को आप उनको पैसे दे देते हो, ठीक है, इसका मतलब वो आपकी स्पष्ट लागत है क्योंकि वो दिखाई दे रही है। लेकिन आपके फैक्ट्री लगने के कारण आपका जो विषैला धुआं है, धुआं निकलता है ना, उसके कारण हमारा समाज बीमारी फैल रही है, उसका गंदा पानी पानी में मिलने के कारण पानी दूषित हो रहा है, उससे बीमारियां फैल रही है। शोरगुल का एरिया हो गया, तो मशीनें चलती है, बहुत सी आवाज़ आती है, उसके कारण वहाँ पर बेरापन है और भी बहुत सी बीमारियां फैल रही है। ये तो स्पष्ट थोड़ी है, ये अस्पष्ट है, क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और हम क्या करते हैं, डॉक्टर वगैरह को तो दवा पर पैसे खर्च करते हैं। तो इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष, यानी ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुकाई जाती, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुकाई जाती। एक तो प्रत्यक्ष शाम को देना पड़ रहा है, एक अप्रत्यक्ष यानी धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है और हम डॉक्टर को क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप से है तो उसी के कारण ही, फर्म के कारण, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर को पैसे दे रहे हैं, दवा पर पैसे खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये दिखाई नहीं देती, अप्रत्यक्ष होती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो समाज को वहन करनी पड़ती है वो होती है सामाजिक लागतें। अप्रत्यक्ष रूप से इससे समाज को वहन करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको भी बताया, बड़े बड़े उद्योग लग गया जी, आधुनिकीकरण हो गया, बड़े बड़े उद्योग लगे, क्योंकि औद्योगिकरण शुरू हो गया था। उद्योग लगने के कारण एक तो वहां पर क्या हुआ, पानी अस्पष्ट हो गया, यानी पानी दूषित हो गया। मैं बात करूं, वहां पर पर्यावरण दूषित हो गया, ठीक है, शोरगुल का एरिया है, यानी बेरापन वगैरह बहुत से वहां पर, यानी बहुत सी बीमारियां फैल गई। अरे ये बीमारियां किसको वहन करनी पड़ती है, समाज को ही तो करनी पड़ती है ना, समाज में बीमारियां फैली है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोई एक बहुत बड़ा उद्योग लग जाता है, तो यहाँ की जो पानी पीने के लिए जो नहरें हैं, तो गंदा पानी वहाँ चला जाएगा। जो पर्यावरण स्वच्छ था, अच्छा था, वहाँ पर क्या हुआ, उनका जो गंदा धुआं था उसके कारण वो पर्यावरण भी क्या हो गया, दूषित हो गया। तो वो चीज़ सिर्फ वो व्यक्ति वहन करता गया। जैसे मान लो आप उत्पादक सिर्फ आप ही वहन करते हो, नहीं, अरे पूरा धुआं होता है वो तो पूरे समाज को ही वहन करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरे एरिया में फैलता है। पानी पीने का होता है, सिर्फ आप ही पीते हो वो पानी, वो नहर का पानी तो पूरा एरिया पीता है। आवाज आती है तो सिर्फ आपके लिए थोड़ी आती है, पूरे एरिया के लिए आती है। इसका मतलब पूरे समाज को वहन करना पड़ता है, ये पूरे समाज को। देखो आप जब श्रमिक लाओगे तब तो उसको जब शाम को पैसे दोगे, वो तो सिर्फ आपको ही वहन करना है, समाज आपको पैसा नहीं देगा। ठीक है, तू श्रमिक लेके आए, उसका पैसा मैं दे रहा हूँ, ठीक है, वो सिर्फ आपको वहन करना है। लेकिन सामाजिक लागतें वो होती है जिसके अंदर पूरा समाज वहन करता है। क्या करता है, समाज वहन करता है। दूसरी बात, ये अप्रत्यक्ष रूप से समाज वहन करता है, प्रत्यक्ष नहीं करता। अगर हमारे घर के अंदर कोई आ जाए और आके कहे जी हमने आपने उद्योग लगाया और आप मेरे घर में आके कह दो जी लो आपकी डिग्गी के अंदर जो पानी है उसके अंदर ये गंदा पानी डाल देता हूँ, तो क्या हम डालने देंगे क्या? क्योंकि वो तो स्पष्ट हो रहा है, हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, नहीं डालने देंगे हम, क्योंकि हम गंदा पानी थोड़ी पिएंगे। लेकिन वही अगर वो नहर में डाल दे, उसके द्वारा वाटर वर्क्स के द्वारा हमारे तक पहुंच रहा है, तो क्या बता दे कौन क्या पानी में डाल रहा है, कितना गंदा पानी आ रहा है हमारे पास, तो हम किसको कहें? वो तो वाटर वर्क्स के द्वारा, नहरों के द्वारा हम पर पानी पहुंच रहा है। तो उसका मतलब ये अप्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती। प्रत्यक्ष तो हम नहीं करने देंगे उसको, लेकिन अप्रत्यक्ष तो हो सकता है ना, ठीक है। सिर्फ कोई डीजे आए और मान लो बहुत बड़ी आवाज हमारे घर के सामने लगाए, फिर तो हम उसको मना कर देंगे, भाई यहाँ पे इतना शोरगुल हो रहा है। लेकिन जब पूरे समाज के अंदर जब एरिया के अंदर आवाजें चल रही है, फैक्ट्रियां चल रही है, उसको कौन मना करेगा? ठीक है, कहने का मतलब है इसमें व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान होता है। इसी कारण से क्या बोलते हैं हम, सामाजिक लागतें। यानी आप इसको एक बार और देख लो, जो सामाजिक लागतें वह लागतें होती है जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज को वहन करनी पड़ती है। जैसे बड़े बड़े औद्योगिकरण हो गया जी, बड़े बड़े कारखाने लग गए, उसके कारण उसका विषैला धुआं है, उससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, पानी दूषित हो रहा है, ठीक है। शोरगुल का एरिया है, उसके अंदर हमारा जो रहन सहन है वो बिगड़ रहा है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसके कारण हमें डॉक्टर है, दवा के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, ठीक है। इन स्थिति इसी जो लागत जिसके कारण जो हमें वहन करनी पड़ती है, जैसे हमारे स्वास्थ्य का हमें उसका खर्चा, हमारे स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है, कहने का मतलब हमारे शरीर पर स्वास्थ्य का क्या हो जाता है, ज़्यादा खर्चा
बढ़ जाता है कि हमें डॉक्टरों और दवा के अंदर चलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये लागतें होती है वो सामाजिक लागतें। हम सेकंड बात करें मौद्रिक लागतें। समझिए ना, बिल्कुल सिंपल है, उदाहरण कुछ भी दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो आप। दूसरी आती है आपकी मौद्रिक लागतें। देखो नाम से स्पष्ट है, वो तो था सामाजिक यानी समाज, यहाँ था मौद्रिक यानी मुद्रा के रूप में जो वहन की जाती है, मुद्रा के रूप में वहन की जाती है। और ये कौन सी लागतें होती है? स्पष्ट लागतें होती है। ये क्या होती है? स्पष्ट लागतें होती है और ये मुद्रा के रूप में वहन की जाती है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, आप एक श्रमिक लेके आते हो काम के लिए, वो पूरे दिन काम करता है, शाम को उसको मुद्रा के रूप में आपने 300 रुपये दे दिए, वो मुद्रा ही तो है, करेंसी है वो, ठीक है। एक करेंसी के रूप में, मुद्रा के रूप में आपने उसको 300 रुपये दे दिए। जो आपने 300 रुपये वहन किए हैं, जो 300 रुपये आपने जो श्रमिक को दिए हैं, वही लागत कौन सी होती है? मौद्रिक लागतें होती है, ठीक है। ये स्पष्ट लागतें होती है क्योंकि स्पष्ट रूप से आप उनको शाम को या जैसे उसका टाइम है महीने के बाद, जैसे भी आप कर्मचारी को वेतन दे रहे हो, तो आप स्पष्ट रूप से उसको क्या दे रहे हो? मुद्रा के रूप में पैसे चुका रहे हो, वो होती है मौद्रिक लागतें। आप यहाँ पर लिख सकते हो, जब एक उत्पादक द्वारा उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को लगाया जाता है और उन साधनों को मुद्रा के रूप में जो चुकाया जाता है, उसे मौद्रिक लागतें कहते। जैसे मैं कह दूं, तो उत्पादन के साधन तो बहुत होते हैं ना, तो उत्पादन के साधन की मैं बात करूं, जैसे मैंने श्रम की कीमत, मजदूरी चुकाई, ये मौद्रिक लागत है। मैंने भूमि की कीमत लगान के रूप में दी, ये मौद्रिक लागत है। उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको सामाजिक लागतों में बताया था, इसी प्रकार आपको प्रत्येक में उदाहरण से काम चलना है, एग्जाम्पल से काम चलाना है। वो श्रम के रूप में मजदूरी थी, भूमि के रूप में मैंने कीमत भूमि की लगान दी, पूंजी की जो कीमत थी वो ब्याज थी, कर्मचारियों को मैंने वेतन दिया, तो उनकी कीमत थी वो वेतन था, ठीक है। ये जो लागतें होती है, कौन सी लागतें होती है? मौद्रिक लागतें होती है। कौन सी होती है? मौद्रिक लागतें। और ये कैसी लागतें होती है? ये स्पष्ट रूप से क्या होता है? मुद्रा के रूप में चुकाया जाता है। मैंने आपको देखो, ये कुछ बातें आपको ये भी ध्यान रखनी है, सामाजिक लागतें होती है वो अस्पष्ट अप्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती। ये प्रत्यक्ष होती है। ये क्या होती है? स्पष्ट या आप कह सकते हो प्रत्यक्ष होती है। ये क्या होती है? प्रत्यक्ष होती है, वो अप्रत्यक्ष होती है, ठीक है। जैसे मैं छोटा उदाहरण दूं, जैसे मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं लेके आऊँ, वो तो मेरी मौद्रिक लागत है, जैसे मैं 10 रुपये की ले आया, उसके बाद पीने के बाद मेरा स्वास्थ्य खराब होता है, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो वो क्या होती है? अप्रत्यक्ष लागत है, ठीक है। यानी कारण तो उसी का ही है जिसके कारण मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है और मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, दवा पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये तो प्रत्यक्ष जो मुद्रा के रूप में चुकाई जाती है उसी टाइम वो तो होती है प्रत्यक्ष लागतें, जैसे मौद्रिक लागतें होती है। सामाजिक लागतें जो पूरे समाज को वहन, देखो ये है ना, ये उस व्यक्ति को ही वहन करनी पड़ रही है जो उत्पादन करेगा। मैं ये इसलिए उत्पादन लिख रहा हूँ, वहां पर मैंने समाज लिखा था। अगर वो श्रमिक आप लेके आओ तो वो पैसा आपको ही देना पड़ेगा, समाज नहीं देगा। लेकिन सामाजिक लागतें के अंदर समाज पैसा चुकाता है, ठीक है। ये होगी आपकी मौद्रिक लागत। उसके बाद नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर की लागत आती है अवसर लागत, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कुछ। तीसरी आती है आपकी अवसर लागतें। देखो ये क्या होता है, इसको करने से पहले हम एक ना छोटी लाइन लिख देता हूँ मैं, उसके बाद समझने में आसानी रहेगी।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी क्या है, एक साधन के वैकल्पिक उपयोग होने के कारण क्या होती है, अवसर लागत। ये मैं बातें कुछ लिख रहा हूं, आप क्यों लिख रहा हूं, अवसर लागत होती है, समझाऊंगा आपको। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखना, वैकल्पिक उपयोग होता है। दूसरा, साधन दुर्लभ होता है। दुर्लभ यानी आसानी से मिलता नहीं है। दुर्लभ होना, दुर्लभ आसानी से, जो मुश्किल से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता, उसको दुर्लभ साधन बोलते हैं, यानी साधनों की दुर्लभता होने के कारण। उसके बाद हम बात करें, अब पहले इनको समझते हैं, फिर उसकी पूरी परिभाषा लिख देता हूं। वैकल्पिक उपयोग, इसका मतलब जैसे श्रम है, यानी श्रम का ही वैकल्पिक उपयोग हो सकता है। इसको हम क्या लगा सकते हैं, श्रम में भी लगा सकते हैं, इसको कृषि में भी लगाया जा सकता है, इसको अन्य कार्यों में भी लगाया जा सकता है। इसका मतलब इसके एक से ज्यादा उपयोग हो गए ना, ये होते हैं वैकल्पिक उपयोग, यानी उस साधन को एक से ज्यादा कार्यों में लगाया जा सकता है। दूसरी बात, ये दुर्लभ भी है, यानी इतने आसानी से श्रमिक मिलता भी नहीं है। दो बात होगी ना, एक तो उसका बहुत ज्यादा उपयोग है, एक वो आसानी से मिलता भी नहीं है क्योंकि दुर्लभ है साधन है। अब बात सुनो मेरी, अब आती है अवसर लागत की बात। मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूं। मान लेते हैं एक श्रमिक है, ठीक है, उस श्रमिक को क्या है, वो कृषि में काम करता है, वो कृषि में उसको मिलते हैं 400 रुपये। कितने मिलते हैं, 400 रुपये। अब एक फर्म वाला आया, उसको बोला भी आप मेरे पास काम करो, कि उसका वैकल्पिक उपयोग है, उसको दूसरे कार्यों में लगाया जा सकता है। फर्म कहती है मैं तेरे को 500 रुपये दूंगी दिन के। सुनो बात, कृषि में वर्तमान में मिल रहे हैं 400 रुपये, और फर्म कहती है मैं आपको कितना दूंगी, 500 रुपये दूंगी। अब ये एक श्रमिक क्या करेगा, ये फर्म के पास चला जाएगा ना, क्योंकि 100 रुपये फालतू मिल रहे हैं। अब सुनो बात, अगर कृषि वाले को भी उस श्रमिक को रखना है, अगर उसको रखना है तो उसको भी क्या करने पड़ेंगे, 100 रुपये प्लस करने पड़ेंगे। वो कहेगा चलो यार तुम मेरे पास ही रहे, मैं 100 रुपये जो फर्म देते हैं उतना मैं आपको दे दूंगा, ये 100 रुपये और बढ़ा देता हूँ। इसका मतलब ये 100 रुपये उसकी एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, पहले 400 में काम कर रहा था, अब ये 100 रुपये उसको एक्स्ट्रा लग रहे हैं, फालतू पैसे लग रहे हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसको ही बोलते हैं अवसर लागत। मेरी बात समझ रहे हो, जैसे कृषि में उसको 400 रुपये दे रहे थे वर्तमान में, और फर्म उसको 500 रुपये दे रही है। अगर कृषि वाला उसको अपने पास वो साधन रखना चाहता है, वो कहता है भी श्रमिक को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये इसको तो मैं अपने यहीं पर ही काम करवाऊंगा, अगर उसको वो रखना चाहता है तो उसको भी 500 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं तो वो छोड़कर फर्म में चला जाएगा, क्योंकि उसका वैकल्पिक उपयोग है, उसका विकल्प है, ऑप्शन है उसके पास, वो कृषि को छोड़कर फर्म में जाकर काम कर सकता है। और इसी कारण उसको अपने कार्यों में बनाए रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर पेमेंट देनी पड़ेगी। इसका मतलब 100 रुपये उसको ज्यादा देने पड़ेंगे। जो 100 रुपये ज्यादा दे रहा है वही क्या है, उसकी अवसर लागत है। अब हम एक छोटा सा उदाहरण हो लेते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लागत है, जो आपकी बुक के अंदर है उसको देखते हैं। तो बुक के अंदर आपके एक उदाहरण दे रखा है, उसको देखते हैं। बुक में यही है, एक मजदूर है, उसको 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। एक मजदूर है, उसको प्रतिदिन 400 रुपये मजदूरी मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये कहा जा रहा है यदि अनंतर किसी अन्य कार्यों में उसको क्या मिल रहा हो, 500 रुपये मजदूरी मिल रही हो, तो उन्होंने कहा है भी अब इसको, अगर इस मजदूर को इस कार्य में बनाए रखना है तो इसको भी 100 रुपये बढ़ाकर यानी 500 रुपये देने पड़ेंगे, और जो एक्स्ट्रा दिए उसको क्या बोलते हैं हम, अवसर लागत है कहते हैं। वो सेम उदाहरण होगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपको इसका एक उदाहरण बना सकते हैं, सॉरी हम एक सूत्र बना सकते हैं इसका। अवसर लागत का क्या सूत्र होगा, अवसर लागत बराबर वर्तमान आय माइनस वैकल्पिक आय। बना सकते हैं ना, जैसे 500 माइनस 400 कितना बचा, 100 रुपये अवसर लागत है। एक तो उसको वर्तमान में कितना दिया जा रहा है, अनंतर यानी अन्य कार्य उसको कितना दिया जा रहा है।
अगर वो अन्य कार्यों में ज़्यादा दिया जा रहा है फिर तो वो छोड़कर वहाँ चला जाएगा। अगर उसको नहीं जाने दिया जाता, जैसे मेरे पास कोई श्रमिक काम करता है 400 रुपये, आप कहते हो मैं 500 दूंगा, इस श्रमिक को ऑप्शन देते हैं ना, मैं तेरे को 500 दूंगा, मेरे पास आ जा। अब मेरे को ये वो श्रमिक रखना है मेरे को, अगर तो फिर मैं उसको वो याद तो रहने दे, मैं ही तेरे को 500 दे दूंगा, यानी 100 रुपये और एक्स्ट्रा दे दूंगा। और जो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, जो अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, वही क्या है, उसकी अवसर लागत है। अब उसकी एक परिभाषा बना देता हूँ बिल्कुल सिंपल से तरीके से, ये इसका सूत्र है। अवसर लागत की एक परिभाषा बना देता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक साधन, यानी इसमें श्रमिक लेके चलते हैं, तो ज्यादातर श्रमिक होता है उसका ही वैकल्पिक उपयोग होता है। मैं ट्रैक्टर ले आता हूँ, चलो वो कृषि में तो काम देगा, क्या वो फर्म के अंदर काम दे देगा, उत्पादन कर देगा, वो कोई मशीन चला देगा, मतलब जो उत्पादक करते हैं जो कपड़ों की, नहीं चला पाएगा, यानी उसका तो वैकल्पिक उपयोग है ही नहीं। अब कहता हूँ मैं कपड़े वाली मशीन ले आता हूँ बनाने वाली, और उसको वहां जाके खेतों में बिजाई करने लग जाऊंगा, कर देगी क्या? वो नहीं कर पाएगी। इनकी अवसर लागत नहीं होती, वैकल्पिक उपयोग नहीं होता इनका। इसी के जिस साधन का वैकल्पिक उपयोग नहीं होता उस साधन की अवसर लागत भी नहीं होती। और जिस साधन का वैकल्पिक उपयोग होता है, यानी एक से ज्यादा कार्यों में लगाया जा सकता है, याद रखना अवसर लागत उसी की होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछे ना, अवसर लागत होती है सिर्फ वैकल्पिक उपयोग होता है उसी साधनों की होती है। जिनका वैकल्पिक उपयोग है, जिनको एक से ज्यादा कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, उनकी अवसर लागत भी नहीं होती। ठीक है, तो एक साधन का वैकल्पिक उपयोग होने के कारण, अब वैकल्पिक उपयोग तो बता चुका हूं आपको, एक से ज्यादा कार्यों में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उपयोग होने के कारण एक साधन को या उस साधन को वर्तमान कार्य में बनाए रखने के लिए उसे उतना या उतनी मजदूरी या उतनी कीमत अवश्य देनी पड़ेगी जितनी उसे अन्य कार्यों में लगने के कारण या कार्य करने के कारण प्राप्त होती है। सिंपल सी बात है ना, यानी उसी कार्य में बनाए रखने के कारण, ठीक है ना, उस साधन को वर्तमान कार्य में बनाए रखने के कारण, बनाए रखने के लिए अगर हम जैसे मान लो वर्तमान में 400 दे रहे हैं, दूसरे 500 दे रहे हैं, अगर उसको हम कीमत नहीं बढ़ाते, उसको मजदूरी नहीं बढ़ाते, तो वो इस कार्य में चला जाएगा ना, तो कार्य को छोड़ देगा। अगर हमें उसी कार्य में उसको बनाए रखना है तो उसको उतनी कीमत देनी पड़ेगी जितनी उसको अन्य कार्यों में प्राप्त होती है। और जो अन्य कार्यों में प्राप्त होती है वो सूत्र लिखा हुआ है, उन दोनों का अंतर ही क्या होता है? अवसर लागत। यानी इन दोनों का अंतर कितना है? 100 रुपये। तो 100 रुपये क्या है? अवसर लागत। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम लेखे के आधार पर लाभते हैं। ये 3 प्रकार की लाभते होंगी और पक्का एग्जाम में प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, भूलना ही मत। ठीक से, लागतों का प्रश्न आता ही आता है, आपके एक लागत के बारे में जरूर पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं हम लेखे के आधार पर लागतों की। देखो, लेखे के आधार पर लागतें, और लेखे के अंदर वो होता है जिसको लिखा जा सकता है, जिसको हिसाब किताब में नोट किया जा सकता है, जिसको हिसाब में लिया जा सकता है, उसके अंदर एक होती है व्यक्त लागतें और एक होती है अव्यक्त लागतें। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्त लागतों। देखो, व्यक्त लागतें कौन सी होती है? जिनको वह लागतें जिन्हें हिसाब किताब में या लेखे में हिसाब किताब में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे व्यक्त लागतें कहते हैं। यानी जिनको हिसाब अपनी बहियों में, पाठक बहिया लगाते हैं ना बड़ी बड़ी, तो जिनको बही में यानी बहियों में लिखा जा सकता है,
यानी लिखा किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? व्यक्त लागतें कहते हैं। एंड जिनको व्यक्त किया जा सकता है, मैं बता सकता हूँ, जैसे मेरे को कह दी तू यार आज ये वस्तु का उत्पादन किया, मार्कर का उत्पादन किया, बोल तेरे को कितनी लागत, मैं व्यक्त कर सकता हूँ। यार मैं एक श्रमिक लेके आया था, इतना कच्चा माल लेके आया था, एक मेरे को छोटी भूमि के टुकड़े की आवश्यकता पड़ी थी, एक छोटी सी मशीन की आवश्यकता पड़ी थी, मैं इसको बता रहा हूँ ना। तो मेरे को एक साधन की आवश्यकता पड़ी थी, एक मजदूर की आवश्यकता पड़ी थी, मेरे को एक कर्मचारी की आवश्यकता पड़ी थी, ये मेरे पास तकनीक थी। यानी जिनको व्यक्त कर सकता हूँ मैं, जिनको बता सकता हूँ। जैसे जी मैं एक श्रमिक लेके आया, इसको व्यक्त किया जा सकता है, मैंने श्रमिक को 400 रुपये दिए। मैं कच्चा माल लाया, इसको व्यक्त किया जा सकता है, मैंने आज 300 रुपये का कच्चा माल खरीदा। ठीक है, उसके बाद और भी स्टेशनरी का सामान था, इनको व्यक्त किया जा सकता है, मैंने पेन जो पेज वगैरह जो भी है उतने मैंने खरीदी। ठीक है, उसके बाद मैं कह सकता हूँ, जैसे मान लेते हैं भूमि मैंने लगान पर ली, इसको व्यक्त किया जा सकता है, जैसे मैंने 1000 रुपये 2000 रुपये की भूमि लगान पर ली, 10,000 20,000 जितना भी है। ठीक है, यानी इनको मैं क्या कर सकता हूँ? व्यक्त कर सकता हूँ, इसी कारण में उसे कहते हैं व्यक्त लागतें। जैसे मैं कहूँगा जी श्रमिक को मैंने 400 रुपये मजदूरी दी, भूमि के लिए मैंने लगान चुकाया, कितना चुकाया उसको बता सकता हूँ। पूंजी के लिए मैंने ब्याज चुकाया, कितना चुकाया बता सकता हूँ मैं। ठीक है, उसके यानी इनको मैं व्यक्त कर रहा हूँ, स्पष्ट रूप से लिख रहा हूँ। कोई बार होता है ना, घर वाले भी होते हैं, हमसे सामान मंगाते हैं, अभी जा ये सामान लेके आ, तो दुकानदार होता है ना, वो हर चीज लिख देता है, वो पर्ची हम घर ला के देते हैं, इतने की चीनी आई, इतने की चाय आई, यानी वो व्यक्त है, उसको लिखा जा सकता है, व्यक्त किया गया है उसको, वो होती है व्यक्त लागतें, भी इतना खर्चा लग चुका है। ठीक है, एक सिंपल है ना, वह लागतें जिनको हिसाब किताब में लिखा जा सकता है, बस जिनका हिसाब किताब बना सकते हैं, कितना पैसा लगा, जिसको हम लिख सकते हैं, बहियों में अपनी कॉपियों में लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं व्यक्त लागतें। अब लेखिए यहाँ पर सेकंड लागत की बात करें, वो होती है अव्यक्त लागतें। दूसरी कौन सी होती है? अव्यक्त लागतें। इसके अंदर बिल्कुल अव्यक्त यानी व्यक्त का विलोम शब्द ही तो है, उसका उल्टा ही तो है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? वह लागतें जिन्हें हिसाब किताब में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, या जिन्हें हिसाब किताब में जो बहियां थी उनमें व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, इनको हम हिसाब किताब में नहीं लिख सकते, लेखे में नहीं लिख सकते, वो होती है अव्यक्त लागतें, जिनको व्यक्त नहीं कर सकते हम। जैसे व्यक्त में तो आपने ये पढ़ा था, मैं एक श्रमिक लेके आया और उसको मैंने 400 रुपये चुकाए, इसका मतलब ये तो व्यक्त है, मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं भी एक श्रमिक भी हूँ। यानी जैसे मैंने उत्पादन शुरू किया, मैंने तो सिर्फ उस श्रमिक को नाम लिखा जिस व्यक्ति को मैं लेके आया हूँ, लेकिन काम साथ में मैं भी कर रहा हूँ भाई। इसका मतलब सेवे की मजदूरी, उत्पादक के सेवे की मजदूरी, क्या वो लिखते हैं क्या हम? तो ना मजदूर लेके आते हैं, उसको तो चुकाते हैं, वो तो हमें लिखनी पड़ती है, लेकिन हम खुद भी काम करते हैं। मैं खेत के अंदर कोई श्रमिक लेके जाता हूँ, उसके साथ लगा रहता हूँ, उसकी तो व्यक्त लागतें होगी क्योंकि शाम को मैंने देने चुकाना उसको, लेकिन मेरे को तो कोई नहीं दे रहा ना, वो तो मेरा सेवे का काम है। तो जो उत्पादक होता है उसे सेवे की मजदूरी, वो अव्यक्त लागतें होती है। अब पैसा है, पूंजी है, यानी पूंजी का ब्याज, अगर वही पैसा मैं बैंक से या किसी साहूकार से या कोई बनिए से लेता तो बदले मेरे को ब्याज देना पड़ता, वो तो मैं व्यक्त कर सकता हूँ, ठीक है जी इतना ब्याज दिया मैंने, ये मेरी लागत है। लेकिन जब मैंने खुद की पूंजी लगा रहा हूँ, आप स्वयं की पूंजी लगा के उत्पादन शुरू कर रहे हो, व्यापार शुरू कर रहे हो, तो क्या आप किसी को ब्याज दोगे क्या? लेकिन उसका ब्याज तो बनता है ना, अगर वही पैसा आप मार्केट से लेते तो आपको ब्याज देना पड़ता। इसका मतलब पूंजी की ब्याज, स्वयं की पूंजी, स्वयं सोच रखना, स्वयं की पूंजी का ब्याज, मैं यह कह दूं स्वयं की भूमि का उपयोग, ठीक है। अगर मैं किसी दूसरे की भूमि ठेके पर लेता, लगान पर लेता, फिर तो मेरे को उसको चुकाना पड़ता, वो तो व्यक्त होती है, उसको मैं लिख देता, ठीक है जी 1000 2000 या 20,000 25,000 की भूमि मैंने
किराए पर लिए। लेकिन जब खुद की भूमि पर मैं काम कर रहा हूँ तो उसके अंदर किराया कहाँ से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेंगे ना। वो अव्यक्त लागतें होती है, जो स्वयं के हम अपने आप के खुद के जब हम साधनों का यूज करते हैं, स्वयं के साधनों का यूज करते हैं, उसको लागतों में नहीं जोड़ा जाता, ठीक है, और उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसी कारण कहते हैं हम अव्यक्त लागतें। और मैं आपको बता सकता हूँ, अगर मैं श्रमिक बाहर से लाकर काम करता हूँ वो तो होगी व्यक्त, और श्रमिक के साथ मैं स्वयं भी काम करता हूँ, मैं भी एक श्रमिक मजदूरी हूँ, मैं भी खुद काम कर रहा हूँ, लेकिन वो खुद का काम है, स्वयं का काम है। इसी कारण वो लागतें कौन सी होगी, अव्यक्त लागतें। अब इसके आधार पर आप कितने भी उदाहरण दे सकते हो, कह सकते हो स्वयं की मजदूर है, स्वयं की पूंजी है, स्वयं की भूमि है, स्वयं की तकनीक है, ठीक है, स्वयं का परिवहन है, ये खुद की, मान लो खुद का ही साधन है हमारे पास, परिवहन है हमारे पास, मार्केट के अंदर खुद की दुकान है, खुद की शॉप है, तो उसके अंदर हमें किराया नहीं चुकाना पड़ रहा। परिवहन खुद का है तो वो भी हमें किराया नहीं चुकाना पड़ रहा। लेकिन अगर वास्तव में अगर हम किराए पर लेके आते तो चुकाना तो पड़ता ना, जब उसको चुकाना पड़ता है वो व्यक्त होती, अब नहीं चुकाना पड़ रहा है अव्यक्त हो रही है, क्योंकि वो स्वयं की वस्तु है, स्वयं के साधन है, ठीक है। ये आपकी 5 प्रकार की लागतें कंप्लीट हो गई। अवसर लागत हो गई, सामाजिक लागत हो गई, मौद्रिक लागत हो गई, और लेखे के आधार पर बात करें तो व्यक्त और अव्यक्त लागतें भी आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे लागतों के बारे में, आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसके अंदर आप एक तो पढ़ोगे अल्पकालीन लागतें और एक पढ़ोगे आप दीर्घकालीन लागतें। एक तो पढ़ोगे अल्पकालीन लागतें और एक पढ़ोगे दीर्घकालीन। और अल्पकाल और दीर्घकाल के अंदर मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आपके कम से कम 3-4 लेसनों में ये काम आएगा। अल्पकाल जिसके अंदर एक साधन स्थिर होता है, एक परिवर्तनशील रखते हैं, कुछ साधनों को स्थिर और कुछ साधनों को परिवर्तनशील मान के चलते हैं। दीर्घकाल जिसके अंदर सभी साधनों को हम क्या मानेंगे, परिवर्तन मानेंगे, और उसी के आधार पर हम लागतें भी करेंगे, अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। उसके आधार पर हम डायग्राम जो भी टेबल वगैरह भी तैयार करेंगे। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका इससे संबंधित बहुत सी टेबल एग्जाम में आते हैं, उसको तैयार करने होते हैं, क्योंकि आपको पता है अल्पकाल में 2 साधन होंगे, स्थिर और परिवर्तनशील। इसका मतलब लागत भी 2 होगी, स्थिर लागत होगी, उसके आधार पर निर्णय भी निकालेंगे, लेकिन सीधी सीधी बात करते हैं, स्थिर लागत भी होगी और परिवर्तनशील लागत भी होगी। सिंपल सी बात है, कौन कौन सी होगी वो करेंगे हम। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें सिर्फ परिवर्तनशील लागत होती है। क्या होती है, परिवर्तनशील लागत होती है, स्थिर लागत नहीं होती। अब कौन कौन सी होती है उसको हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल से बढ़िया तरीके से, अब जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम अल्पकालीन लागतों से ही शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।